नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। इस कार्यक्रम में हम देश दुनिया की कुछ अहम खबरों पर आपसे विस्तार से बात करते हैं। अगर बात की जाए आज की चर्चित 2-3 बड़ी खबरों की, तो हर मोबाइल में रहने वाला ट्विटर का मालिकाना हक अब बदल चुका है। ट्विटर को अब एलन मस्क ने खरीद लिया है। सोशल मीडिया से जुड़े इस बड़े डील पर आज हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अभी भी जारी रूस यूक्रेन जंग की। आखिर 2 महीने का वक्त गुजर जाने के बाद भी यूक्रेन के कैसे हालात हैं, क्या कुछ चल रहा है इस विवाद को लेकर विश्व राजनीति में। इन सब के अलावा तीसरा बड़ा मुद्दा जो हमारे अपने देश से जुड़ा है, जो विवाद हर दिन गहराता ही जा रहा है। जी हाँ, हम चर्चा करेंगे अजान और हनुमान चालीसा को लेकर जारी विवाद पर। हालांकि इससे पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि कैसे कुछ संगठनों और कुछ सियासी दलों के निजी फायदे की भीड़ चढ़ रहा है सालों से चला आ रहा हमारी सामाजिक सौहार्द और सामाजिक समरसता की भावना। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। तो हम बात कर रहे थे दुनिया भर के देशों में चर्चा का केंद्र बना ट्विटर डील का। दरअसल सोशल मीडिया से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। आज स्मार्टफोन के ज़माने में आपके हमारे सबके हाथ में ट्विटर के जरिए मैसेजिंग और कॉल करना एक आम बात हो गया है। एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है ये ट्विटर। इस ट्विटर पर अब टेस्ला कंपनी के संस्थापक एलन मस्क का कब्जा हो गया है। एलन मस्क ने ट्विटर पर $44 बिलियन खर्च कर मालिकाना हक हासिल कर लिया है। इस डील को लेकर अमेरिका के राइट विंग में जोरदार खुशी का माहौल है। ये डील कोई मामूली समझने की आप भूल नहीं करिएगा। एलन मस्क ने फ्री स्पीच का झंडा बुलंद करने के मकसद से ही ट्विटर को खरीदने का दावा किया है। इस डील से व्हाइट हाउस में भी हलचल तेज हो गई है। यह हलचल यूं ही नहीं है। दरअसल इस डील से मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को ऐसा लगने लगा है कि कहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ट्विटर पर ना आ जाएं। आपको याद होगा, अच्छी तरह याद होगा कि राष्ट्रपति चुनाव के वक्त ट्रंप की बयानबाजी के बाद ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। हालांकि इस बात को लेकर के वहां जबरदस्त बहस छिड़ी थी, लेकिन फिलहाल खबर तो ये भी आ रही है कि ट्रंप ने ट्विटर पर वापसी को लेकर साफ कर दिया है कि वो अब ट्विटर पर नहीं आएंगे। हालांकि जानकार ये जरूर मान रहे हैं कि अमेरिका में 2024 में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में इस ट्विटर डील का असर वहां के सियासत पर जरूर दिखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की कोर कमेटी का ये भी आकलन है कि इस डील के बाद अब अमेरिका में फेक न्यूज की बाढ़ सी आ जाएगी। चर्चाएं चाहे जो हो, कयास चाहे जो लगाया जा रहा हो, लेकिन ट्विटर पर मालिकाना हक हासिल करने के बाद मस्क के पहले ट्वीट से बहुत कुछ संकेत मिल रहा है। मस्क ने लिखा है, मालिकाना हक हासिल करने के बाद उनका पहला ट्वीट कुछ इस तरह है, मुझे उम्मीद है कि मेरे बुरे से बुरे आलोचक भी ट्विटर पर रहें, क्योंकि फ्री स्पीच का यही मतलब है। बहरहाल इस संकेत से साफ तौर पर दिखने लगा है कि अब ट्विटर पर बहुत कुछ नया होने वाला है। अब ये डील हो चुकी है। फ्री स्पीच की बात ट्विटर के नए मालिक की ओर से कही जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका से बाहरी देशों में भी अति लोकप्रिय हो चुके ट्विटर का क्या असर पड़ता है इस मालिकाना हक बदलने के बाद। वैसे अपने देश में ट्विटर के लिए बड़ी चुनौती खड़ा करने के लिए कू जैसा ऐप भी लगातार प्रयास तेज कर रहा है। अब लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम बात करेंगे रूस यूक्रेन के बीच जारी घमासान की। तुम रवि कैसे हो सकते हो? देखो, सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी। तुम क्या देखोगे? जब लड़की घर से भाग जाएगी तब देखोगे। यार पहले... कैसे रिलैक्स, 50,000 निकाली यार। देखो ना, अरे बेटा हुआ क्या हो गया? अरे बेटा, तो ऐसा क्या हुआ होगा जो जूही ने इतना बड़ा कदम उठाया होगा? इन्होंने अपने ऑफर से पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर को फूल बनाया है। मैं उन लोगों को उन्हीं की गेम में ट्रैप करूंगा।
किसी भी हालत में ये गैंग हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अदिति, लेट्स गो। तेरी गाड़ में हाथ डाल के पलटी मारूंगा तब बोलेगा बहनचोद। बोल बोल। लेके जाओ इसे। चल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो हम अब बात करेंगे दुनिया के दूसरे बड़े मुद्दे की। हर जुबा पर बात वही होती है कि आखिर कब समाप्त होगा रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग। तकरीबन 2 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन लड़ाई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। कई बार चर्चाएं ये आई कि अब शायद तानाशाह के रूप में उभरते रूसी राष्ट्रपति पुतिन के तेवर नरम पड़ेंगे। तो कभी लोगों ने ये सोचा, कभी खबरें ये भी आई कि हठ धर्मिता की भूमिका निभा रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति समझौते के लिए शायद तैयार हो जाएं। लेकिन ऐसा होता फिलहाल नहीं दिख रहा है। अब तो यूक्रेन की ओर से भी रूस को बराबर का टक्कर सैन्य कार्रवाई में मिलने लगी है। इस लड़ाई में बेशक यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से तबाह हो गए हों, कई आबाद शहर पूरी तरह से वीरान हो गए हों, लेकिन युद्ध में रूस को भी कम नुकसान नहीं हुआ है। जंग से भला कब किसका भला हुआ है? जाहिर सी बात है, यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना से अब तक करीब 950 बस्ती को मुक्त कराया जा चुका है और जल्द ही पूरे यूक्रेन से रूसी सेना को यूक्रेनी सेना खदेड़ने में सफल होगी। यूक्रेन के दांव पर विश्वास करें तो अब तक इस युद्ध में रूस को 8 फाइटर बोट, 154 फाइटर हेलीकॉप्टर, करीब 800 टैंकर, 411 तोप, करीब 2500 बख्तरबंद गाड़ियां और 181 लड़ाकू विमानों का नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावे रूस के करीब 22,000 सैनिकों को मारा जा चुका है। अभी आगे और कितना नुकसान होगा ये कहना मुश्किल है। इसी कड़ी में अगर हम यूक्रेन की तबाही के मंजर का आकलन करें तो वो भी रोंगटे खड़े करने वाला है। 2 महीने की लड़ाई में अब तक करीब 35,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है और करीब 10,000 लोग घायल हुए हैं। हर दिन ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रूस यूक्रेन पर करीब 2000 मिसाइल अटैक कर चुका है अब तक, और जब तक मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ समझता ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। 2500 से ज़्यादा यूक्रेन में आम आदमी मारे गए हैं। इन सब के बीच जंग को रोकने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिश यूएनओ की ओर से की जा रही है। अब यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत करने के लिए मास्को और यूक्रेन जाने वाले हैं। देखिए क्या होता है। हम भी नज़र रखेंगे इस घटनाक्रम पर और जो अपडेट आएगा आपसे इस कार्यक्रम में जरूर साझा करेंगे। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। ब्रेक के उस पार हम अपने मुल्क के मुद्दे पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। आजकल सुर्खियों में छाया हुआ है हर जगह अजान बनाम हनुमान चालीसा। इस विषय पर आज हम आगे चर्चा करेंगे। मेरे मन में आया कि हम लोग जो गली के बच्चे हैं उन लोग के लिए एक ऐसा शो निर्माण करेंगे जिसमें ना कोई ऑडिशन होगा ना कोई फीस होगी। अरे ये शो में खाली रैम्बॉक नहीं करना है, गर्ल्स ने डांस भी करना है, एंटरटेनमेंट भी करना है। यहाँ पे जीतने आए हैं। तुम क्या करने वाली हो? मैं सिंगिंग करने वाली हूँ। तुम क्या करने वाली हो? नहीं पता, आई हैव जीरो टैलेंट्स। अगर प्रिंस ने एक्टिंग किया, स्टैंड अप कॉमेडी किया तो सही में मचाएगा, क्योंकि उसमें वो टैलेंट तो है। अगर डांस वांस करने गया तो फिर वो शो के बाहर भी जा सकता है। अरे तू अपना सोचना, उनका क्या सोच रहा है, तू अपने बारे में सोचना। क्या उसका लेके बैठा है तू? अरे तू सोच रहा है कल रात से लेके बैठा है तू, वही बातें। और कौन कंटेस्टेंट कैसा है, क्या कर रहा है, वो सबको साइड में डाल दो। बात सिर्फ दिमाग में एक ही बात रखो कि अपने को अपना 100% देना। ये भी मत सोचो कि जीतना है, बस इतना सोचो कि अपना 100% देना। हम जीत को अपने नाम करते हैं। गली गाइस, गली गाइस, गली गाइस, गली गाइस, गली गाइस, गली गाइस।
एक ऐसा शो है जहाँ पर सबको अपना टैलेंट निखारने का मौका मिले। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब अगला मुद्दा अपने देश से जुड़ा है, गंभीर भी है और समय रहते हल नहीं किए जाने पर भयावह रूप लेने की आशंकाओं से घिरा भी है। पहले विवाद आया कि भाई 2005 के अदालती फैसले का सरकार पालन करे और सारे मस्जिदों से अजान के लिए लगाए गए लाउड स्पीकर उतरवाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, संक्षेप में जिसे आप और हम मन से भी कहते हैं, इस बात को मुद्दा बनाकर महाराष्ट्र को उद्धव सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी करने की कोशिश की। इसका सियासी मायने निकाला जा रहा है, ये अपनी जगह है। राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि भाई ईद के अजान तक अगर मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतरवाया गया तो मन से कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर अजान के वक्त लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। महाराष्ट्र से ये ऐलान क्या हुआ, पूरे देश में इसको लेकर के एक नया बवाल खड़ा करने की कोशिश की गई। गुजरात की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, झारखंड की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों तक बात की जाए तो ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। सांप्रदायिक सौहार्द की धज्जी उड़ाते हुए रामनवमी के जुलूस को लेकर क्या कुछ माहौल बनाया गया, ये मैंने इसके पहले के अपने कार्यक्रम में बताया था। अब तो महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के माथे पर भी पसीना आ गया है, क्योंकि वक्त काफी कम है। 3 अप्रैल संभवतः ईद की तारीख है। सरकार तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरीखे राज्यों की भी चिंतित है कि कहीं इस फेस्टिव सीजन, यानी फेस्टिव सीजन मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईद, अक्षय तृतीया जैसे पर्व एक साथ पड़ रहे हैं। ऐसे खुशी के मौके पर कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ संगठन देश और राज्य का माहौल खराब न कर दें। अपने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कड़ा फैसला भी लिया है कि जहां भी गलत तरीके से लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसे तत्काल हटाया जाए। 30 अप्रैल तक का समय भी दिया गया है। गृह विभाग ने जिला महकमा से 30 अप्रैल तक पूरी रिपोर्ट तलब की है। जहां लाउड स्पीकर लगे हैं वो भी सरकार के मानकों के अनुसार ही बजाया जाए, ये भी योगी सरकार ने तय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश जारी किया था कि लाउड स्पीकर की आवाज मंदिर या मस्जिद कहीं भी लगी हो, धार्मिक परिसर के भीतर ही रहनी चाहिए, धार्मिक परिसर के बाहर ना आने पाए। गोरक्ष पीठ में उन्होंने खुद इसे अमली जामा भी पहना दिया है कल। चलिए, यूपी में तो योगी जी की शक्ति सबको पता है, लिहाजा यहाँ माहौल खराब करने वालों की तो खैर नहीं होने वाली। बाकी राज्यों में क्या होता है ये तो देखना होगा। फिलहाल भगवान करे कि ये फेस्टिव सीजन सारे देश में सकुशल संपन्न हो जाए। महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने और शब्दों का इस्तेमाल करने वाले राणा दंपत्ति की मुसीबत भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। गिरफ्तार किए गए राणा दंपत्ति को अदालत से भी फिलहाल जमानत नहीं मिली है। 29 अप्रैल तक का समय निर्धारित है। अदालत ने 29 अप्रैल तक सुनवाई टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी में हुए दंगे मामले में भड़की हिंसा के मामले की सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार भी फिलहाल काफी सख्त है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोगों को नसीहत और चेतावनी दोनों देते हुए कहा है, 2 टूक कहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले घर में ही अपनी भक्ति भावना दिखाएं, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तो अब सियासत में इस तरह की बातें हो रही हैं धार्मिक आयोजनों को लेकर, ये चिंता का विषय है। इन सारे मामलों पर मैंने पहले भी कहा और एक बार फिर कह रहा हूं, चाहे अपने प्रभुत्व को चमकाने की कोशिश के रूप में ऐसी घटनाओं को देखा जाए या फिर सियासी मकसद साधने की कोशिश के रूप में देखा जाए, दोनों ही लिहाज से ऐसी घटनाएं भारतीय एकता और अखंडता के लिए नुकसानदेह है। इसमें हमारी आपकी भूमिका अहम हो जाती है कि आखिर ऐसे समाज को तोड़ने वाले चंद लोगों के कुत्सित प्रयास को हम कैसे विफल करें। देश में हमारे ईद के सेवई की मीठापन और होली का उल्लास बरकरार रहे तो हमेशा देश खुशहाल रहेगा और इसी खुशहाली की वजह से देश विकास के
नए रास्ते पर चलेगा। हमें मिसाल ये बनाना है कि हम कितने दंगे रोकने में सफल हुए, मिसाल ये नहीं बनने देना है कि हमने कितने दंगे कराए। अमन चैन के ऐसे माहौल से ही विकास की गंगा निकलती है जो हमारे आपके सबके लिए एक बेहतर राह होगा। ये सबको समझना होगा। तो ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें एपेक्स न्यूज इंडिया के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जाकर अपना फीडबैक जरूर दें। कोरोना का भी प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में खुद भी सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करें। कोरोना के मानकों का पालन करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं कुछ और नए मुद्दों के साथ। नमस्कार।